हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि एड्रियानोपुल की जो संधि है ये सन 1829 ईस्वी में हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1829 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से ही था और इसकी जो स्थापना है सन 1810 ईस्वी में मेजनी के द्वारा ही किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा सन 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। कहता है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। देखिए आप सभी को बता दें कि यूनान पहले तुर्की के अंगों के रूप में जाना जाता था, लेकिन बात है सन 1832 ईस्वी में जब तमाम यूनानी स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर बैठे और उनको 1832 ईस्वी में स्वतंत्रता की प्राप्ति भी हो गई थी। इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा सन 1832 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चार्टिस्ट जो आंदोलन है ये इंग्लैंड में हुआ था। बहुत सारे बुक में इसका आंसर ब्रिटेन भी दिया गया है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन नहीं बल्कि आपका इंग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान विशेष प्रेरणा स्रोत रहा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा यूनान। और यूनान कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पोलैंड के जो विद्रोह हुआ था इस विद्रोह को कुचलने वाला देश का नाम है रूस। और वैसे आप सभी को मालूम होगा कि पूरे विश्व में यानी विश्व में जो सबसे बड़ा क्षेत्र के दृष्टिकोण से जो देश है वो रसिया यानी रूस है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला होती है प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। दूसरा होते हैं औद्योगिक क्षेत्र जिसमें औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में होता है तृतीयक क्षेत्र जिसमें आपका सेवा क्षेत्र आते हैं। यदि तीनों चीज़ को आप याद रखते हैं ना तो जाहिर सी बात है 1 नंबर का यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और आप सभी को पूरे 1 नंबर यहाँ से ज़रूर दिखाई देंगे। अब अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी को बता दें कि पूरे देश में केवल भारत ही का ऐसा देश है जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भी हमारा देश भारत हो जाएगा। कौन ऐसा देश है जहां पे सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का आंसर भारत होगा। और कितने मतदाता हैं तो ये भी याद रखिएगा 71 करोड़ है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसके बाद में कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना जी वह देश आपका विकसित देश कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा विकसित। उसके बाद में कहता है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसमें से आपको बताना होगा कि 4 जो राज्य का नाम दिए गए हैं इसमें सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और यहाँ पे यदि शिक्षा में देखा जाएगा तो शिक्षा में सबसे ज़्यादा जो स्तर वाला राज्य है तो सबसे बड़ा शिक्षित राज्य केरल को माना जाता है। और केरल को मसालों का प्रदेश भी कहा जाता है। और वहीं पे साक्षरता दर यदि सबसे न्यूनतम पूछी जाएगी तो बिहार हो जाएगी।
उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम यानी किसी वस्तु को खरीदने और बेचने का जो सबसे उत्तम तरीका है, उत्तम माध्यम है, वो क्या है? तो वह मुद्रा है ना जी। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा मुद्रा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। याद रखिएगा, संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका के साथ चला जाएगा। यही है वो अमेरिका जिसकी खोज 1492 ईस्वी में औद्योगिक कोलंबस ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कोलंबस ने किया था। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए पहला इसमें दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था मुंबई में। ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये W.C. बनर्जी थे, यानी इनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी था। आप सभी को, बहुत लोगों को कम मालूम होगा कि यही है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसके प्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो कौन थी दोस्तों? तो ये थी एनी बेसेंट। और बाद में इस कांग्रेस का बंटवारा हो गया और एक का नाम पड़ा नरम दल, तो दूसरा का नाम पड़ा गरम दल। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल तो है। ऑप्शन बी में दिया गया बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम लोग BSP कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी। और इसके दोस्तों जो संस्थापक जो थे ये कांसी राम थे। कौन से दोस्तों? कांसी राम थे। और यहाँ पे अभी वर्तमान ही पूछा जाएगा कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी के यदि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो ये मायावती है और इसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। उसके बाद है LJP, जिसे हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं। इसके संस्थापक रामविलास पासवान थे। अभी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये चिराग पासवान जी है। उसके बाद में कहता है भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग BJP के नाम से जानते हैं, और इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो आपका BSP बहुजन समाज पार्टी नहीं है। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, तो याद रखिएगा सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विविधता को अपने अंदर समेट लेती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरे जाति और धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, उसे ही हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। और जो सांप्रदायिकता की जो राजनीति होती है ये धार्मिक भावनाओं को उजागर करके वोट ली जाती है, इसे ही सांप्रदायिक राजनीति कही जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा धर्म पर। उसके बाद में कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा भारत के संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें जो अनुच्छेद 19 है उस अनुच्छेद 19 में भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जी स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा प्रत्येक 8 मार्च की बात है, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। आप सभी को बता दें कि सत्ता में सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो राष्ट्र है वो बेल्जियम है। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन से लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो याद रखिएगा कि जेड गुड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। उसके बाद में कहता है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, तो हमारा अभिप्राय स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर होता है। उसके बाद में कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पे हुआ था। दोस्तों आप सभी बता दें कि श्रीलंका को जब आज़ादी मिली थी, ये सन 1948 ईस्वी की बात है जब श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। और श्रीलंका में जो समाज का जो विभाजन किया गया था ये क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे किया गया था। इसलिए क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, ए और बी दोनों।
उसके बाद में अगला सवाल हिस्ट्री से लिया गया, कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और इनके द्वारा सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की गई थी, तो बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी और यही है वो गुटेनबर्ग जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और ये छापाखाना के आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये भी याद रखिएगा कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था ये कैक्सटन था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये सबसे बड़ा तोहफा है। तो यह कथन था मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। इनका ये कहना था कि मुद्रण यानी जो पैसा रुपया जो होता है ये खुदा यानी ईश्वर की दी हुई महानतम देन होता है, ये सबसे बड़ा उनका दिया हुआ तोहफा होता है। फिर कहता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। दोस्तों दार्शनिक की बात किया जाएगा तो रूसो था फ्रांस का दार्शनिक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि रूसो रूस समझ के यहाँ पे रूस मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाते हैं। उसके बाद में कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी। तो याद रखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा। जितना भी कागज़ से संबंधित मुद्रा से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सभी क्वेश्चन का अधिकतर आंसर आपका चीन हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था। तो आगे ना मुद्रा वाला क्वेश्चन, तो भी इसका आंसर चीन हो जाएगा, क्योंकि कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था। प्रथम पेपर मिल की स्थापना चीन में हुआ था और यहाँ पे प्रथम कागजी मुद्रा यानी सबसे पहले उसका आविष्कार की बात करेंगे तो भी आपका चीन हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि टेनेमेंट से क्या था। देखिए टेनेमेंट्स का मतलब होता है काम चलाऊ मकान। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनाई गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सबसे पहले यदि पूरे दुनिया में पूछा जाएगा तो ये रेल बनाई गई थी लंदन यानी इंग्लैंड में, जहाँ पे पेडिंगटन और फेरेंगियन स्ट्रीट के बीच में बनाई गई थी। और सबसे पहले भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी। तो ये 1853 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे, तो मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर, तो ये भी याद रखिएगा 34 किलोमीटर चलाई गई थी। आप सभी को बता दें कि भारत में चलने वाली सबसे पहले रेलगाड़ी का नाम ब्लैक ब्यूटी था और दूसरी बार जब डीजल पेट्रोल पर चलने लगा सबसे पहला ट्रेन, उसका नाम डेक्कन क्वीन था। और भारत के सबसे पहले रेलवे मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनाई गई थी। तो ये भी जान लीजिए सन 1863 ईस्वी की बात है जब सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। इसके बाद में कहता है कि गार्डनर सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। तो याद रखिएगा गार्डनर सिटी की जो अवधारणा है वो एबनेजर हावर्ड ने विकसित किया था। उसके बाद में कहता है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों सन 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। ये बात है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे, जिसमें जार की सेनाओं को लगा कि तमाम जनता बाकी होकर उनके बगावत के तौर पे सरकार का विरोध करने के लिए आ रही है। हालांकि उनका कोई भी उद्देश्य विरोध करना नहीं था, उनका एक ही उद्देश्य था रोटी दो रोटी दो। इसका नारा लगाते हुए तमाम जनता रूस के जार की महल की ओर जा रहे थे। तो इस पर जार ने अपना विरोधी समझकर तमाम जार के सेनाओं ने उन पर लगातार गोलियों की बारिश कर दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी सन 1898 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। तो बहुत पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिए कि 71 करोड़ है। उसके बाद में कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो ये भी याद रखिएगा कि क्षेत्रवाद की भावना का एक जो कुपरिणाम होता है वो अलगाववाद होता है। उसके बाद में कहता है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। हालांकि याद रखिएगा लोकतंत्र के मार्ग में जो भाषा है वो जाति भी है,
धर्म भी है और यहाँ पे अशिक्षा भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बाधा की बात की जाएगी तो हमेशा इसका आंसर शिक्षा होगा और शिक्षा ही लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती है। तो आज की इस वीडियो में इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 4 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।